उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पावर प्ले क्या बदलेगा 2027 का समीकरण। प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य के अपमान और उनके शिष्यों की चोटी खींचकर की गई पिटाई प्रकरण में ये 3 बयान सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के हैं। सवाल है कि एक तरफ सीएम का स्टैंड क्लियर है, फिर उनके दोनों डिप्टी सीएम क्यों नई लकीर पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सारी कार्रवाई भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के दखल के बाद हो रही है? क्या शंकराचार्य विवाद के चलते सूबे में ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, या सरकार के अंदर ही इस मुद्दे को लेकर और विवाद गहराने के संकेत हैं? इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक करने पर चेतावनी देना, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य का अपमान और उनके शिष्यों की चोटी खींचकर पिटाई, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देना, यूजीसी विवाद, संकल्प पत्र में शामिल बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजना का क्रियान्वयन के लिए अब तक विशेष बोर्ड का गठन न करना, परशुराम जयंती पर अवकाश की मांग, पहले सपा में अवकाश था जिसे भाजपा सरकार ने कैंसिल कर दिया था, प्रदेश संगठन और केंद्रीय संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद न मिलना, यूपी भाजपा में ब्राह्मण नेतृत्व का वैक्यूम, पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के बाद कोई ऐसा सक्रिय ब्राह्मण नेता भाजपा में नहीं है जिसके साथ प्रदेश के ब्राह्मण खुद को जोड़ सके। भाजपा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत 7 मंत्री हैं। बावजूद इसके शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद जिस तरीके से संगठन के स्तर से चेतावनी दी गई, उससे ब्राह्मणों में संदेश गया कि भाजपा सरकार में उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद अपमान मामला और फिर उनके शिष्यों की चोटी खींचकर की गई पिटाई ने ब्राह्मणों की नाराजगी को और बढ़ा दी। रही सही कसर यूजीसी विवाद ने पूरी कर दी। इन तीनों प्रकरणों से साफ संदेश गया कि प्रदेश की भाजपा सरकार में ब्राह्मण अपेक्षित है। ब्राह्मणों की नाराजगी बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के तौर पर भी सामने आई। इन तीनों प्रकरण पर भाजपा का एक भी ब्राह्मण मंत्री कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी चुप रहे। असर यह हुआ कि सपा और बसपा जैसी पार्टियां ब्राह्मणों की नाराजगी को भुनाने में सक्रिय हो गई। दोनों ही पार्टी के प्रमुखों ने ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने का न्योता तक दे दिया। ब्राह्मणों की नाराजगी से भाजपा असहज तो महसूस कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का 79% समर्थन उसे मिला था। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण की नाराजगी भाजपा के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। इसका खामियाजा भाजपा के उन ब्राह्मण नेताओं को भी उठाना पड़ सकता है जो अब तक इन मामलों पर खामोश रहे। सीएम योगी ने 13 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में शंकराचार्य के अस्तित्व पर सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को उचित ठहराया। इस बयान पर पहली बार ब्रजेश पाठक ने जुबान खोली है। 17 फरवरी को ब्रजेश पाठक ने चोटी खींचना महा अपराध वाला बयान दिया था। पार्टी से जुड़े सोर्स बताते हैं कि ब्रजेश पाठक ने ऐसा बयान दिल्ली में अपने नेताओं से बात करने के बाद दिया है। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही पाठक ने अब तक के सबसे तल्ख अंदाज में पहली बार बयान दिया है। फिर 2 दिन बाद 19 फरवरी को अपने घर पर 101 बटुकों को बुलाकर शिखा पूजन करके सम्मानित करना भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। सोर्स बताते हैं कि देर सवेर ब्रजेश पाठक शंकराचार्य से भी मिलेंगे। वह प्रयागराज माघ मेले में हुए उनके अपमान को लेकर माफी मांगेंगे। ब्रजेश पाठक ने पहले तल्ख अंदाज में बयान देकर और अब 101 बटुकों को सम्मानित करके भाजपा के अंदर सक्रिय ब्राह्मण लीडरशिप में लंबी लकीर खींची है। साथ ही ब्राह्मण समाज को यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार में उनका ध्यान रखने वाला, उनकी बात सुनने वाला और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाला कोई है। इससे 2 मैसेज साफ हैं। पहला, ब्रजेश पाठक के रूप में पार्टी को ब्राह्मण नेतृत्व मिलेगा जिसके साथ प्रदेश के ब्राह्मण खुद को जोड़कर पार्टी से जुड़े रह सकते हैं। दूसरा, शंकराचार्य और यूजीसी विवाद के चलते नुकसान का डैमेज कंट्रोल हो सकेगा। पाठक पहले भी
ब्राह्मण मुद्दे पर मुखर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रजेश पाठक ने पहली बार तल्ख बयान दिया है। वह योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी ब्राह्मणों के कई मुद्दों पर मुखर रह चुके हैं। एक घटना तो राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है। तब पुलिस सिपाही की गोली से एप्पल कंपनी के मैनेजर विवेक तिवारी की मौत हो गई थी। पुलिस इसे एक्सीडेंट बताने में जुटी हुई थी। तब ब्रजेश पाठक के हस्तक्षेप के बाद पुलिस को हत्या का प्रकरण दर्ज करना पड़ा था। सरकार को मृतक की पत्नी को नगर निगम में ओएसडी की नौकरी और आर्थिक मदद देनी पड़ी थी। इसी तरह रायबरेली में 3 ब्राह्मणों की हत्या मामले में भी उनके दखल के बाद पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करना पड़ा था। फिर कानपुर में ब्राह्मणों की हत्या मामला सामने आया। तब भी ब्रजेश पाठक के दखल के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी। यही कारण रहा कि जब योगी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो पार्टी ने ब्रजेश पाठक का कद बढ़ाते हुए डिप्टी सीएम बनाया। पार्टी की मंशा थी कि वे भाजपा में बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित हों। जानकारों की माने तो ब्रजेश पाठक अभी तक खुद को भाजपा में बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए थे, लेकिन सदन में सीएम योगी के बयान के बाद उनकी तल्ख टिप्पणी और अब 101 बटुकों को सम्मानित करके उन्होंने खुद को भाजपा में ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया है। ब्रजेश पाठक जब तक बसपा में रहे उनकी पहचान ब्राह्मण नेता के तौर पर ही थी। तब सतीश चंद्र मिश्रा के बाद वे दूसरे बड़े ब्राह्मण नेता थे। भाजपा में शामिल हुए तो सिर्फ एक बसपा नेता के तौर पर आए थे, क्योंकि तब भाजपा में कई बड़े ब्राह्मण नेता थे। लेकिन शंकराचार्य पर की गई सदन में टिप्पणी के बाद ब्रजेश पाठक को एक अवसर मिला है। वह न सिर्फ अपना कद बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि संकट में फंसी पार्टी को भी ब्राह्मणों की नाराजगी के बाद डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि जब भी भाजपा में कोई बड़ी चूक होती है तो इसी तरह डैमेज कंट्रोल किया जाता है। यह रणनीतिक तौर पर भी सही है। भाजपा अनुशासित पार्टी है, यहाँ कोई अपनी अलग लकीर नहीं खींच सकता है। सब कुछ संगठन और सरकार के सर्वमान्य निर्णय से होता है। सदन में योगी आदित्यनाथ ने भी कोई गलत बयानबाजी नहीं की। उन्होंने यही तो कहा कि एग्जिट गेट से कैसे प्रशासन शंकराचार्य को जाने देते। यह भी सच है कि शंकराचार्य वहां राजनीति कर रहे थे, नहीं तो क्या कारण था कि जब प्रशासन ने माफी मांगते हुए संगम स्नान की पहल की तो वे बिना नहाए ही लौट गए। प्रशासन के लोगों ने माफी मांगी तो तय है कि यह भी सीएम योगी के पहल से ही हुआ होगा। बता दें कि 18 जनवरी मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने भीड़ का हवाला देकर उन्हें संगम से पहले रोक दिया और कहा कि पालकी छोड़कर पैदल चले जाएं। इसका शंकराचार्य सहित उनके शिष्यों ने विरोध किया, जो बाद में झड़प में तब्दील हुआ। बाद में पुलिस ने शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी खींचकर बेरहमी से पिटाई की थी। इस प्रकरण से नाराज शंकराचार्य धरने पर बैठ गए थे। 10 दिन के बाद वे बिना स्नान किए ही माघ मेला छोड़कर बनारस चले गए थे। बता दें कि प्रदेश में 9 से 11% ब्राह्मण समाज की आबादी है। मौजूदा 75 जिलों में से 31 में ब्राह्मण प्रभावी भूमिका में है। पूर्वांचल, मध्य और बुंदेलखंड में ब्राह्मण समाज जिसके साथ जाता है उसी की ताजपोशी भी तय मानी जाती है। ब्राह्मण हमेशा से महत्वपूर्ण स्विंग वोट बैंक रहे हैं। ये मतदाता अक्सर चुनाव का रुख तय करेंगे। इसकी वजह यह भी है कि ये सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त हैं। मुखर होने की वजह से अन्य जातियों को भी प्रभावित करते हैं। जब भी ब्राह्मण वोटर किसी पार्टी या संगठन के साथ मजबूती से जुड़े तो उस पार्टी को बड़ा फायदा हुआ। बस समस्या ये है कि ये कभी भी एक पार्टी के साथ लंबे वक्त तक स्थायी रूप से जुड़े नहीं रह सके। फिलहाल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स जारी है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।